Hello, dear students. You're welcome in RK Stores. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss mock test number 14. देखो दोस्तों, मैं आपको ये जो मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ नीट एग्जामिनेशन के लिए, ये आपकी इनकमिंग नीट एग्जामिनेशन मई के फर्स्ट वीक में जो होने वाली है उसके लिए डाले जा रहे हैं ये। और इसमें फुल केमिस्ट्री सिलेबस डाला जा रहा है। हर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल लगभग हर चैप्टर को इंक्लूड करके बनाया गया है पेपर। तो आपको ये जो मॉक टेस्ट है उनको सोल्व किया करो, प्रॉब्लम हो तो आप इसको देखा करो। और ये कहने की बात नहीं है, आपको यदि लगता है कि साहब ये आपके लिए ये यूजफुल है तो आप उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने दोस्तों को भेजा करो। ठीक है, तो अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर आपको मैं फर्स्ट बता रहा हूं, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेसेमिक मिक्सर विल बी ऑब्टेन्ड। रेसेमिक समझते हो ना, जिसके अंदर डी और एल दोनों बनते हैं। तो आप फर्स्ट कोई देखो, ये साहब आपके पास में कोई कीटोन है CH3CO, और इधर 1 2 3 तीन कार्बन इधर लगे हुए हैं। देखो इधर CH2 CH2 CH3। अच्छा, अब इस पे रिएक्शन करानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। अब जब इथाइल की मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे, देखो इधर ध्यान से, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3 CH2 MgBr। तो आपको पता है कि कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल। तो इस कार्बन पर अटैक होगा ये न्यूक्लियोफाइल का। फिर उसके बाद में आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जो कंपाउंड बनेगा एल्कोहल इस तरह का। देखो CH3, इस O पे पहले आप जोड़ देना MgBr। इधर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर देखो, और इधर कार्बन कितने हो जाएंगे, इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर उसका करा लेना आप हाइड्रोलाइसिस। तो इस तरह का एल्कोहल बनेगा। अब इस एल्कोहल में देखो, एक तरफ ये प्रोपाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ H, यानी इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट। जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट तो ये कैसा बनेगा, एक कायरल मॉलिक्यूल। अब बात उठती है कि साहब कायरल मॉलिक्यूल ये डी फॉर्म है या एल। तो अब आप देखो, जब आप इस कार्बन को खोलोगे डबल बॉन्ड O को, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। देखो ध्यान से देखिए, इसलिए जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो आपके पास में एल्काइल, वो प्लेन के अबव और बिलो दोनों तरह अटैक कर सकता है। इसलिए यहां से जो कंपाउंड बनेगा 50% डी एंड 50% एल, एरेसिमाइजेशन यहीं पर होगा। ठीक है, दूसरे में देखो एक बार ध्यान से, क्या है यहाँ पर, मिथाइल। तो यहाँ पर भी मिथाइल है, इसलिए 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे। इधर देखो ये है फिनाइल, तो यहाँ पर भी फिनाइल है, इसलिए ये 2 ग्रुप भी सेम हो जाएंगे, फिनाइल, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। इधर देखो इसके अंदर दोनों पहले से ही सेम लिख रखे हैं, इसलिए आंसर फर्स्ट ओनली। ध्यान रखना, कायरल कार्बन बनना चाहिए, तब उसके अंदर 50% डी और 50% जब एल बनता है तो उसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, तो कार्ब कैटायन बनता है इसके अंदर। ये जो कार्ब कैटायन था ना sp2 वाला, जब ये खुलेगा तो sp2 हाइब्रिडेशन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अबव एंड बिलो दोनों तरह अटैक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच हैज लार्जेस्ट साइज फॉलोइंग इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो देखो ध्यान रखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं, बराबर। जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन रहेगा, इसलिए साइज छोटा। तो न्यूक्लियस में सबसे कम प्रोटॉन रखो तो साइज सबसे लार्जर किसका मिलेगा आपको, H का। फिर छोटा छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो रिएक्शन क्वेश्चन थर्ड को, क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। ध्यान से देखो एक बार, एक रिएक्शन लिख रहा है डिकम्पोजिशन ए का। अब इस ए की स्टैइकोमेट्री भी ध्यान रखना, 2। ठीक है, आपसे पूछिए साहब इसकी, ठीक है, कैलकुलेट रेट एट द रेट एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड, यानी इंस्टेंटेनियस रेट है। अब ध्यान रखो दोस्तों, जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, इंस्टेंटेनियसली चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट इसलिए नेगेटिव साइन लगा दो। और टेकन टाइम जो किसके बराबर है, इसके स्लोप के। अच्छा, ये क्या है, डिसअपीयरेंस रेट है। अब इसको आप डिवाइड कर देना 2 से, जिससे रिएक्शन की रेट आएगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन देखो, इसका स्लोप यहाँ पर है, 0 से शुरू किया, ये 10, ये 20, 25, तो 0.25 तो चेंज इन कंसंट्रेशन है। टाइम कितना लगा साहब इसके लिए, 20। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर ये तो कंसंट्रेशन चेंज थी, ये तो हो गया डीसी, और ये हो गया साहब डीटी। ये तो हो गया आपके पास में चेंज इन कंसंट्रेशन 0.25, और डीटी कितना हो गया आपके पास में 40। अच्छा, रिएक्शन की रेट पूछिए, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से इसको डिवाइड करो। अब वैल्यू रख देते हैं 40/2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में बी ऑप्शन, 3.12 इंटू 10⁻³ एम/सेकंड। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस रेट है तो किसके बराबर होती है, ये स्लोप के, और स्लोप किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन टेकन टाइम। ठीक, स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जैसे टाइटेनियम है, तो इस टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आप
3D स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 और 4s2। तो +2 का मतलब है कि साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो +2 के अंदर डी में 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे, जब टाइटेनियम पर क्या उसमें स्टेट आनी चाहिए +2। तो मेरे ख्याल से देखो एक से ही पता लग जाएगा आपको ये, और बाकी और चेक करो, वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है ना, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो क्वेश्चन 5 को। एक कोई एक्स है जिसने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करी और क्या बना, बेकेलाइट। बस ये बताना है कि एक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्स है क्या चीज, बताओ जल्दी से। हाँ, यस, इट इज फिनॉल। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है साहब बेकेलाइट, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन टाइप की, ठीक है। तो बताओ कि साहब एक्स किससे नहीं बनेगा, तो देखो सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो ये CO2 डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बन जाएगा। यहां से इधर देख लो, पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर O जुड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करा देना, इससे बनेगा। इधर देखो, देखो जब पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगे हों तो एसएन रिएक्शन दे जाएगा। तो पहले इसको समझ लो ध्यान से। तो यहाँ पर OH F की जगह आ जाएगा OH, और ये क्या रहेगा NO2। फिर क्या कराया, इसका रिडक्शन SnHCl से किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। फिर इंपॉर्टेंट डाइएजोटाइजेशन किस में बदल दिया, N2Cl में। और फिर क्या कर दिया, H3PO2, वो किसको कर देता है, खत्म, इससे बन जाएगा ये रिएक्शन। देखो ध्यान से, ये जो हेलोबेंजीन होती है ये एल्कोहलिक केवेज या एक्वस केस से रिएक्शन नहीं देती। एल्कोहलिक केस तो क्या करता है, HH बाहर निकालता है, जो है नहीं, इस पे ध्यान से देखो। और दूसरी क्या खास बात है कि एक्वस केवेज इस पे एसएन रिएक्शन देता नहीं, क्योंकि एक्वस रिएक्शन, एक्वस जो केवेज है उसकी रिएक्शन एसएन कराते हैं, तो उसके 2-3 रीजन है। एक तो क्या है, डबल बॉन्ड के करेक्टर, दूसरी लाइन आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह की बातें। इसके लिए तो आपको पता है एसएन रिएक्शन लेके डी फॉर्म या तो डी जैसा होना चाहिए या कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जिसमें इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर था आपके पास में बी, ये नहीं देगा फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछले टेस्ट में भी मैंने ये दिया था, उस समय नाइलॉन 2,6 था, आपके 2 मिला के दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैं इसलिए दे रहा हूं इनको, एक्चुअल में ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, जिससे आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम जस्ट आने वाली है, इनको आप नहीं पढ़ेंगे तो हम कब पढ़ेंगे। बोलते हैं साहब पॉलीमर हम लास्ट में पढ़ के जाएंगे, अरे कब पढ़ोगे, अभी पढ़ लो एक बार, जिससे याद हो जाना चाहिए। तो एक तो देखो ये BHPHBY, पता है इसका क्या नाम है, ध्यान से सुनो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। जैसे ये साहब आपके पास में ब्यूटायरिक एसिड, एल्फा यहाँ पे लगाओ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ध्यान से देखो, ये वैलेरिक एसिड, इसमें भी ये एल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, इसके कोपोलीमराइजेशन से बनता है ये पॉलीमर, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और ये मैंने पिछली बार भी दिया, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, इसलिए आंसर इसका ए। इंडिकेट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एक्सिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो एक बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को, कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। अब देखना ध्यान से, ये जो ये बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, सिमेट्रिकल और ऑक्टेडल स्पीसीज है, ऐसे है ये, 4 बॉन्ड प्लेन में लगाएंगे, एक ऊपर नीचे। अच्छा ये इथाइलिन है, ध्यान से देखो, ये इथाइलिन डायमाइन ऐसे जोड़ेंगे, बाइडेंटेड है, इथाइलिन डायमीन। तो ये कैटायन है एक्चुअल में, ध्यान से सुन लो, ये क्या है, बना हुआ है कैटायन, इसमें +3 चार्ज है। अब देखो ध्यान से, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो जब होती है जब एक से ज्यादा अरेंजमेंट लिख सकते हो, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन ये जो है ना, आप ध्यान रखना, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है प्लेन के अबो है, और ये बॉन्ड कहां पर है, प्लेन के बिलो। इसलिए आप इसको किसी भी ऐसी प्लेन से काट नहीं सकते जो 2 इक्वल पार्ट में मिरर इमेज बन जाए। इसलिए ये कंपाउंड होता है एक्टिव, और इसकी जब आप दूसरी बनाओगे ना मिरर इमेज, तो वो दोनों के नॉन सुपर इम्पोजेबल रहती है। देखो आपको बताऊं, ऐसी बनेगी इसकी, ऐसे मिरर इमेज, ये बॉन्ड यहां दिखाई देगा, ये इधर दिखाई देगा, और ये इधर, तो इसको आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये इसकी जो मिरर इमेज बनेगी इस तरह से बनाए, जैसे ये कोबाल्ट लिखा, ये वैलेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगी EN, ये रही, और ये वैलेंसी इधर, ये EN ऐसे, ये टॉप पर है, और ये EN। अब इसको मैं सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, इसके ध्यान रखें आप। तो इनमें एक कोई डी फॉर्मर, एक एल, तो ये कंपाउंड कहता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इंडिकेट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो इस समय पहले भी आपको दे चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखो किस टाइप की है। इसमें देखो एक जो लिगेंड है NO2 जो अंदर लगा हुआ है, NO2 वो क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और आपको पता है कि NO2 जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इसका O से भी जुड़ सकता है ये, और N से भी।
और ये किससे जुड़ सकता है, एन से भी जुड़ता है, आपको समझा देता हूं, ये लॉन पेयर भी जुड़ते हैं। इसलिए एक तो NO2 होने की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयोनाइजेशन इसलिए करेगा क्योंकि NO2 को बाहर निकाल देना, नाइट्रेट को अंदर लेना, डिफरेंट टाइप का आयन देगा, आयोनाइजेशन भी करेगा। और हाइड्रेट इसलिए करेगा कि एक्वा लिगेंड, वाटर को बाहर निकालो एक को और एक NO2 को अंदर ले लो, इसलिए हाइड्रेट भी शो करेगा। आंसर आएगा डी, ऑल टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन गिवन बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब तो वर्नर का अकॉर्डिंग इसको लिखे, देखे वर्नर थ्योरी का अकॉर्डिंग पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो सबसे पहले मेटल लिखो, वाटर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अंदर लगाओ 6, और यहां पर था Br3। अब जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो एक तो आएगा ये कॉम्प्लेक्स आयन, ध्यान रखना, और 3 आ जाएंगे आपके पास में ब्रोमाइड आयन। कोई पूछे 1 मोल कितना देगा तो आंसर बोलेंगे 4 मोल। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दे रखा है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि साहब काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या करो, हम इसकी जो रेडिएशन डाली गई है उसकी एनर्जी निकाल लो, उसमें से क्या करना, मेटल वर्क फंक्शन निकाल देना, जिसको काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला होता है, ये जो आपने रेडिएशन स्ट्राइक की इसकी एनर्जी, ये आपके पास में वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए आप, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो इसको एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो आपको वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको और निकाल देता हूं। तो देखो एच 6.62 इंटू 10⁻⁻24 जूल सेकेंड में था। न्यू की जगह आप लिखेंगे C/λ, सी लिखेंगे लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ दे रखी है साहब आपको कितनी, यहाँ पे क्वेश्चन में ले रखी है 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, आपको बता देता हूँ जूल में, इसको डिवाइड करो 1.602 × 10⁻⁻19 से, आप किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप ध्यान से देखो, ये जो ने 10⁸, ये 7 और 19 ये तो कैंसिल हो गए, 34 हो गया प्लस में, तो 34 इस प्लस से माइनस से कैंसिल। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है, 6.02 है वैसे 6.62, और डिवाइड कर दो आप इसको 4 और मल्टीप्लाई 1.6 से, तो ये वैल्यू जो आएगी ना उसमें से इसकी 2 पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ये लाइन आपको समझा देता हूँ, उसमें से ये जो वर्क फंक्शन है 2.13 वोल्ट सबसेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। चेक करके देख लो, ये करीब 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, 3 पॉइंट समथिंग, और इस तरह से। हाँ, सर्टेन पार्टिकल, ठीक है, उस पर चार्ज लिख रखा है, सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 × 10⁻⁻16 स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान रखना, किसी भी चार्ज स्पीशीज पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है, ध्यान से सुने। जैसे स्पीशीज में चार्ज लिखते हैं ना, यानी क्वांटम की टर्म में होता है, ध्यान रखना आप। यानी किसी भी स्पीशीज पे जो चार्ज है कैसे लिखते हो आप, एन क्या चीज है यहाँ पर, कोई होल नंबर, ठीक है। तो आप जैसे आपको चार्ज दे रखा है साहब यहाँ पर इस स्पीशीज पे 2.5 × 10⁻⁻16 कूलाम, इसको ई से 4 से डिवाइड कर लो, एक यूनिट चार्ज होती है 1.602 × 10⁻⁻19, आपके पास में एन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखो सोल्व कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, इसको डिवाइड करो आप 6 पॉइंट समथिंग से, समझ गए, इससे डिवाइड कर लीजिए 2 पॉइंट से, तो ये आपके पास में आ जाएगा आंसर, एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे होल नंबर में, ये आएगा आपके पास में 1560, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, इसमें 70% आयरन है, 30% डाई ऑक्सीजन। देखो इधर एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ किसे कहते हैं, इससे पिछले वाले में भी क्वेश्चन में था, ये चैप्टर में था या टेस्ट पेपर में दिया था। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं सिंपल रेशो ऑफ द एटम। तो आयरन तो है साहब आपके पास में कितना 70%, और ऑक्सीजन कितना दिया है 30%, दोनों चीज है। तो इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, इसके भी एटॉमिक मास से डिवाइड करो, ठीक है, मोल बन गए, इंटू Na करो, एटम आ गए। अब क्या करो, सिंपल रेशो में जो ज्यादा सबसे कम है उससे डिवाइड कर लो, तो ये वैल्यू कम है, इसको इसी से डिवाइड करो, तो ये तो हो गया 1, और इसको भी इससे डिवाइड करो, तो ये 70 Na डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1, और इसको चेक कर लेना, ये आ जाएगी 1.5। तो जब सिंपल रेशो लिखोगे तो एफ ही तो लिखना पड़ेगा 2, और इसको क्या लिखोगे 3, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आएगा फेरिक ऑक्साइड। बुक से लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन नहीं कहे जाता, ठीक है। डिटरमाइन, ये क्वेश्चन नंबर 13,
3.2% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एज डेंसिटी दे रखी है 0.8, कैलकुलेट द मोलेरिटी। अब मोलेरिटी का परसेंटेज का एक रिलेशन है, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक रिलेशन निकालते हैं हम, जो मोल कंसेप्ट बताते हैं कंसंट्रेशन में, वो रिलेशन ये कि मोलेरिटी इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट अपॉन मोलर मास, जो भी उसका मोलर मास है, इंटू डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी होनी चाहिए, इंटू 10। ये फॉर्मूला है। अब रख दो सीधा सीधा, यहाँ पर परसेंटेज बाई वेट दे रखी है साहब, कितनी है आपको 3.2। मीथेनॉल का मोलर मास कितना होता है 32, डेंसिटी गिवन है 0.8 इंटू 10। आप कुछ नहीं करना था, ये लो, ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आप, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर 0.8 ही आगे साहब, ये लीजिए, कुछ नहीं करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, अब बढ़िया क्वेश्चन, 52 U ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम रेस्पेक्टिवली। अब बताओ ये जो U है क्या चीज है ये, हाँ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं U से, या डाल्टन भी बोलते हैं। तो 52 U का मतलब हुआ कि एक AMU के रेस्पेक्ट में हीलियम, एक AMU के रेस्पेक्ट में जो हीलियम है उसका एटम आपको पता है 4 AMU मास होता है, 4 टाइम्स होता है। अब उन्होंने बोला 52 AMU, तो डिवाइड कर लो आप 4 से, 4U से आपके पास में नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। बोले 13 एटम, तो यहाँ पर है, ध्यान रखना। U क्या है, एक रेस्पेक्टिव यूनिट है, 1/12 पार्ट बाय द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है, उसके कहते हैं। उसके रेस्पेक्ट में हीलियम का एक एटम या मॉलिक्यूल बोल सकते हो 4 टाइम्स हैवियर होता है, तो आप इसको डिवाइड करो 13। तो ये दूसरा लिख रखा है आपको 52 ग्राम। अब 52 ग्राम को सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट करो, ऐसे मोलर मास से डिवाइड करो, ये तो बन गया मोल, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो, Na से। अब एटम्स आएंगे, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास में बी, चेक कर लेना। सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है, लॉन्गर कौन सा है, तो आप ध्यान से देखा, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा होता है, इसलिए ये छोटे ये छोटे। अब कार्बन, अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं सीरीज में या पीरियड में, तो साइज बोलो क्या होता रहता है, डिक्रीज। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे सेकंड पीरियड में गए, इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से, तो साइज होता रहता है डिक्रीज, ठीक है। ऐसे ये साइज है, इसका मतलब ये जो सबसे बड़ा इनमें, जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन को तो सबसे छोटा ही इनको हटाओ। अब एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बचा, एक तो साहब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और दूसरा किसका है, नाइट्रोजन और कार्बन का। तो नाइट्रोजन तो रही कॉमन, अब कार्बन का साइज ऑक्सीजन से लार्जर, एंड हेंस आंसर डी, लार्जर बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन है आपकी केमिकल बॉन्डिंग में दे रखी है सब बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर, आप देखो इसको भूल मत जाना। ये जो लिख रखा है ना पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये क्या है, नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर कंपाउंड है। इसके जो पास में जो लोन पेयर होता है ना, इधर ऐसे ऐसे लोन पेयर, तो एक रेजोनेंस वगैरह में जाते रहते हैं इस तरह से, तो ये मॉलिक्यूल कैंसिल आउट नहीं होते इसकी, क्योंकि 180 पे थोड़ी है ये, इसलिए यही एक पोलर मॉलिक्यूल है। CCl4 में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन पोलर। BeCl2 भी एक रेगुलर, BeCl2 भी रेगुलर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसकी बॉन्ड की 180 का एंगल है, कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ये भी 0, आंसर आएगा फर्स्ट। हाँ, व्हाट इज द EN ऑफ आयरन पेंटा कार्बोनिल, EN जानते हो ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, कोऑर्डिनेशन से निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला है EN का, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बोनिल में 0, और प्लस इलेक्ट्रॉन गेन बाय द लिगेंड, तो सब कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, एक से लेता है 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 36 और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर सिद्विक के अकॉर्डिंग ये रूल को भी करता है। क्वेश्चन 17, द रेशो ऑफ, देखो द रेशो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ PNT, तो रेशो पूछा है कि ये तो ये हीलियम का, इसका पूछा है हीलियम और मीथेन का, तो साहब ये तो लिख दिया रेट, डिफ्यूजन रेट ऑफ हीलियम टू द डिफ्यूजन रेट ऑफ मीथेन, आइडेंटिकल कंडीशन है PNT की, तो मास पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट मास के, यहाँ तो मीथेन का मास और यहाँ हीलियम का मास, ये हो गया था 4 का रूट हो गया 2, आंसर आ जाएगा 2:1 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखो इधर, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 19, इसकी की भी मैंने डाल रखी है पेपर की, देख चेक कर लेना लास्ट में। क्वेश्चन 19 देखो, हाँ क्वेश्चन है एट 400 केल्विन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस एक्स, मोलर मास है उसका 40, ये तो गैस एक्स है, उसकी आरएमएस वेलोसिटी VRMS वेलोसिटी, दूसरी गैस है वाई, उसका मोलर मास है साहब, वो फाइंड करना है, वो वाई 60 डिग्री पर किसके बराबर है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के, वो किसके बराबर है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के। तो बस यही पूछा है कि साहब इस वाई का क्या बताना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट। तो VRMS का फॉर्मूला तो होता है दोस्तों 3RT/m, और ये जो आपके पास में y है, इसके लिए MP का फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी का
2RT/m, ये इक्वल करनी है। तो देखो इधर मैं करके दिखा देता हूं। तो इस रूट को हटाओ पहले तो 3, ये रूट हट जाएगा 3, ये जो R है ये कैंसिल। तो 3 को मल्टीप्लाई करो, इसका जो टेम्परेचर दे रखा है उससे, क्या टेम्परेचर दे रखा है इसका 400 केल्विन। 400 केल्विन। इसका मास कितना दे रखा है गैस एक्स का 40, ये लिख दिया मैंने इसका। इक्वल्स टू, यहां भी लिखे, रूट तो हटा दें दोनों का, तो ये लिखे 2। टेम्परेचर पूछा है आपसे, टेम्परेचर बताना है इसका कितना था 60 केल्विन है साहब, वो भी लिख दें। और इसका मोलर मास फाइंड करना है। ये तो बन गया आपके पास फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल कर देता हूं। देखो 10, इसको 10 टाइम्स कर दो, ये हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये 30 हो गया, ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 4। अब इसमें देखो या तो 4 दे रखा है तो ठीक है, 4 कोई नहीं, इसलिए आंसर क्या लिखोगे आप इसका डी, नन ऑफ दीज। कोई पूछे कितना आंसर आएगा तो आंसर कितना लिखते हैं इसका 4, आंसर इसमें क्या लिखेंगे नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 सीधा आइडियल गैस इक्वेशन से, गैस स्टेट से पूछा है कि लो प्रेशर पर, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या रिलेशन है। तो देखो लो प्रेशर पर आप ध्यान से देखो, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वंडरवाल इक्वेशन में लो प्रेशर पर, तो लो प्रेशर पर कौन से फोर इफेक्टिव होते हैं आपको पता है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट होते हैं तो रियल गैस का वॉल्यूम, जो आइडियल गैस के वॉल्यूम, ये जेड होता है, ये क्या है कम हो जाता है, इसलिए जेड की वैल्यू क्या आती है <1। इसका एक डेरिवेशन भी है, उसको चेक कर लेना, समझ गए, इसलिए फर्स्ट आंसर। फिर पूछा है कि द स्पीसीज विच इज बोथ नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर भी होनी चाहिए और पोलर। तो देखो आपको कार्बन सब ऑक्साइड, देखो इधर ध्यान से, ये कार्बन सब ऑक्साइड, पहली बात तो ये नॉन पोलर है और एक ही लाइन में है। दूसरा लिख रखा है XCF2, ये भी आप ध्यान रखना, एक प्लेनर भी है आपको बता दूं मैं, लेकिन कहती है ये नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट 0 है क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं लॉन पेयर, ध्यान रखें। SF6 भी लॉन प्लेनर तो नहीं है, ये नॉन प्लेनर है लेकिन पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। अच्छा ये जो XCF6 है, ये दोनों चीजें इसकी देखो आपको बता दूं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन तो बोलते हैं इसकी ज्योमेट्री। उसका रीजन है कि साहब इस जीनोन के पास में आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 तो बना लेता है बॉन्ड, और एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इसमें कैप के जैसा, इसलिए इसको एक नाम और भी है, क्या कह देते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, कैप के जैसा। इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है पहली बात तो, क्योंकि प्लेनर हो भी नहीं सकता ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरह से। और कैसा, इस लोन पेयर की वजह से पोलर। तो ये इसका आंसर है डी ऑप्शन, पोलर भी है और नॉन प्लेनर भी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को मैच कराता हूं। देखिए ये पूछा है, यहाँ तो दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये पूछे साहब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट को पी, इसमें इनर्ट गैस लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस की नो एफिनिटी टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस देन प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक एंड हेंस देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद पॉजिटिव साइन। ध्यान से देखिए, तो पी का ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, फोर्थ, ऐसे कईयों में देखो पी का ऑप्शन फोर्थ कईयों में, देखिए इधर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी और डी में भी। फिर अब आप ये देखो ये किसका एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, यानी फर्स्ट ए का। ये कौन सा है आपके पास में, फ्लोरीन, और ये कौन सा है, ऑक्सीजन। तो अब इनमें सबसे कम किसकी लिखोगे आप, सोडियम की, समझ गए। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, इसको प्लस नेगेटिव में, ये 53। तो इसको साहब क्यू के लिए आंसर करो फर्स्ट, तो क्यू के लिए आंसर फर्स्ट, तो देखो ये रहा, और तो मेरे ख्याल से क्यू में है नहीं, तो आप बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 23 को, क्वेश्चन 23 है, एक आपके पास में ट्यूब्यूटाइन है, ये रही, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन है Hg की प्रेजेंस में, तो आपको पता है हाइड्रेशन होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ देना एक तरफ, और हाइड्रेशन होगा तो ये बनेगी साहब सबसे पहले इनॉल फॉर्म। देखो इधर एक तरफ H और एक तरफ ये, क्या कहते हैं आप इसको, इनॉल। ये क्या है, अनस्टेबल, जो कि टोटोमराइज जो कि किस में बदल जाती है, मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में टोटोमराइजेशन डबल बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर आ जाएगा, यानी CH3 से डबल बॉन्ड O, और ये CH2 CH3 कीटो फॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो गलती मत करना, इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना है कि बनी क्या, बोले इनॉल देन टोटोमराइज, ठीक है, पहले क्या होगा इसकी रिएक्शन से, इनॉल देन टोटोमराइज, एंड हेंस ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 क्या है, क्वेश्चन 24 एक रिएक्शन दे रखे कंपाउंड की एसिटाइलेशन कराना है, फिटलकार्ट रिएक्शन, फिटलकार्ट एसिटाइलेशन। तो आपको ये बताना है कि एक तो मिथाइल और एक आपके पास में क्या है, आइसोप्रोपाइल, विच वन इज हाईली एक्टिवेटर। तो ध्यान रखना दोस्तों, एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से मिथाइल ग्रुप की 9 पोजीशन से, आपको समझा दूं, इसमें और तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है 9 पोजीशन, क्योंकि 3 है, एक एल्फा से, एक H एल्फा से 3 बार आता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए मिथाइल ज्यादा एक्टिवेटर। तो ये डिसाइड करेगा, तो एसिटाइल ग्रुप को इस मिथाइल के अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो।
फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग नहीं, आइसोप्रोपाइल के नहीं, मिथाइल के अकॉर्डिंग। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज मोस्ट बेसिक। तो देखो एक बार ध्यान से, ये तो अमाइड एम्फोटेरिक होते हैं। अच्छा इसको देखो, ये जो ऑप्शन है ना सी, इधर देखिए, जब H प्लस आयन गेन करेगा, बेस किसे कहते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं लुईस डेफिनेशन में, और लेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो H प्लस आयन गेन करने के प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। तो ये है, देखो आप कंपाउंड, इसको देखो, इसको वैसे ग्वानिडीन कहते हैं, आपको बता दूं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ये इसका H प्लस आयन दिया, तो इसका लोन पेयर इस H प्लस आयन को गेन कर लेगा और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब रेजोनेंस हो जाएगा कि H प्लस आयन गिवन, H प्लस आयन गेन करने के बाद स्पीसीज जिसे आप कहते हैं कंजुगेटेड एसिड विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करो, इन दोनों के बीच में बना देना, फिर इनके बीच में बना देना। तो ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। अमाइड एम्फोटेरिक होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और ये एम्फोटेरिक स्पीसीज है, हालांकि ये ज्यादा आएगा, उसका रीजन है एल्काइल ग्रुप लगे हुए। Which of what is the oxidation state of amine in the product of following reaction। तो प्रोपीन की रिएक्शन कराई बियर्स रिएजेंट से। अब आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एल्कीन एल्काइन है ना, इनका टेस्ट किया जाता है बियर्स रिएजेंट से। क्या होता है बियर्स रिएजेंट, कोल्ड एल 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज नोन एज बियर्स रिएजेंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्या करता है, इनको तो हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है, एल्कीन को तो किस में बदल देता है, हाइड्रोक्सिन एडिशन होता है, ठीक है, और खुद किस में बदल जाता है, MnO2 में। ध्यान रखना, हल्का सा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, आपको बता दूं MnO2 का ब्राउन पीपीटी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि बताओ Mn की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आंसर 4, भूलना नहीं। अरे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन खूब पढ़ते हो आप, लेकिन वो एग्जाम में ध्यान नहीं आते, इसलिए आज ध्यान रखो कि बियर्स रिएजेंट खुद किस में बदलता है, MnO2 में। ब्राउन पीपीटी आता है, टेस्ट भी है ये तो डिकलराइज हो जाता है कि MnO4 तो खुद तो, और हाइड्रोक्सिलेशन कैसी एडिशन है, सिन एडिशन, और खुद बदलता है MnO2। क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक ईथर की रिंग ओपनिंग है, साइक्लिक ईथर जिनको आप ऑक्सीजन कहते हो, उसकी रिंग ओपनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मैकेनिज्म वो समझा देता हूं, वैसे तो कई बार दे दिए, फिर भी ध्यान रखना। ये था आपके पास में एक साइक्लिक ईथर है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, सब्सटीट्यूटेड ऑक्सीजन है। देखो इधर, ये CH2 और ये O, ठीक है। पहले आपको बता रहा हूं कि साहब वाटर लिया है यहाँ पर, ऑक्सीजन 18 का, और एसिडिक मीडियम में ओपन किए रिंग, जिससे ए बनेगा। तो सबसे पहले ये ईथर क्या है कि लुईस बेस होते हैं, तो सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड करो साहब, इस H प्लस आयन से इसको प्रोटोनेटेड। अब जैसे ही कार्बोकेटायन में प्रोटोनेटेड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ऐसे खोलना रिंग को जो मोर स्टेबल बने। तो यहां से खोलो जिससे टर्सरी कैटायन बने, खोल के दिखा रहा हूं आपको इस रिंग को, देखो इस रिंग को आप ऐसे ओपन कीजिए, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा ऐसे। अब इसका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन, वो जुड़ेगी इस पे, और क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, ये क्या आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है 18। तो ए प्रोडक्ट तो ये है, देख लो एक बार ध्यान से, ए प्रोडक्ट तो ये, जैसे इसमें भी है, देखो इधर ये रहा ए प्रोडक्ट, देख लीजिए मैंने जो बनाया है, इस पे जोड़ देना OH, और इस पे क्या जोड़ना, 18 ऑक्सीजन। अच्छा अब बी को देखो, अब बी दिखाता हूं आपको एक बार, देखो इसकी रिंग ओपनिंग बेसिक मीडियम में कैसे होती है। इधर देखो, इसी ऑक्सीजन की रिंग ओपनिंग बेसिक मीडियम में, देखो क्वेश्चन बी बनेगा जो, हाँ क्या डाला था अब इसके अंदर, मिथाइल एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, और बेसिक मीडियम डाला हुआ है सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो ये रिंग ओपनिंग होगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब रिएक्शन होगी SN2, और SN2 में ध्यान रखें उस कार्बन पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम। तो इस रिंग को आप ऐसे ओपन करना जिससे ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह आए, समझ गए। तो मैं इसको कर देता हूं, देखो इधर ध्यान से, CH3 और ये तो हो गया OP नेगेटिव, और ये CH2, इस पे क्या जुड़ गया साहब, OCH3, और ये जो H है आके यहां जुड़ जाएगा, इसलिए कोई भी आइसोटॉपिक ऑक्सीजन नहीं रहेगी इसमें, ध्यान रखना। इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट करेक्ट। देख लो एक बार ध्यान से, दोनों सिंपल ऑक्सीजन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 था, बढ़िया। तो रिंग ओपनिंग में ध्यान रखना आप, ऑक्सीजन का एसिडिक मीडियम में तो कैटायन के कैरेक्टर बनाना, बेसिक मीडियम है तो SN2 रिएक्शन कराना जिसमें लेस स्टेरिक क्राउडिंग के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 था, 28 समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो इधर क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले एक हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल, जैसे कीटोन से बना हुआ है ऐसा कोई कंपाउंड है। जब आपको पता है ना 1,1 डाई एल्कोक्सी, 1,1 डाई एल्कोक्सी कंपाउंड लगे हों, तो वो एसिटल या कीटल होते हैं। जैसे अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कीटोन बनेगा, तो ये कीटल है, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ रखा है साहब कोई एसिडिक ग्रुप, तो सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, ध्यान से देखो, तो ये किस में बदल जाएगा, कीटो ग्रुप में। ये लो, इसका सबसे पहले आप करा दो हाइड्रोलिसिस, लो साहब ये मैंने करा दिया हाइड्रोलिसिस, तो ये कंपाउंड बना ए।
अब इसका हीटिंग है। अब आपको ध्यान दोस्तों ध्यान होना चाहिए, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा और बीटा, तो बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाती है, इसलिए साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। बहुत इजी बाहर निकल जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 समझा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 एक एक देखेंगे आप ध्यान से। तो साहब सबसे पहले 29 की बात करें, इस साइक्लोपेंटेनोन की रिंग को खोलेंगे आप, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। किसकी रिएक्शन कराइए? ग्रिग्नार्ड एजेंट की, CH3MgBr। आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको खोल देना। लो खोल रहा हूं मैं भी इसका, ठीक है। इस रिंग को खोल देते हैं और जोड़ देते हैं। तो इस O पे तो जुड़ जाएगा साहब आपके पास में MgBr, ये लो MgBr, और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वहां पर जोड़ देना आप मिथाइल, ठीक है। फिर करा देना इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साहब एल्कोहल में, OH ये बाहर निकल गया। लो साहब ये बन गया आपके पास में हाइड्रोलाइसिस के बाद कंपाउंड A इधर। अब रिएक्शन कराना HBr थे। अब ध्यान से देखो, एल्कोहल की HX से रिएक्शन है, तो ये वाटर प्रोटोनेटेड होगा। वैसे तो आपको समझा दूं, इसलिए कैटायन बनेगा, उस पर इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। लेकिन क्या कि टर्सरी कैटायन बनेगा, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इसलिए HBr थे, OH को हटा के और क्या जोड़ देना वहां पर Br। ये लो, ये साहब HBr की रिएक्शन थे, यहां पर आ जाओ आप, ये लीजिए, ये HBr की रिएक्शन थे, प्रोडक्ट बन गया B। फिर क्या करना है, इसकी मैग्नीशियम ईथर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। तो जब मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर जुड़ेगा मैग्नीशियम, इसलिए बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते जाओ आप इस रिएक्शन को और नोट करते जाया करो। ए लो, मैग्नीशियम से जब रिएक्शन कराई तो ये ग्रिग्नार्ड बन गया, ये लीजिए साहब। अब क्या कराया मैग्नीशियम ईथर के बाद, फिर रिएक्शन कराई फॉर्मल्डिहाइड से। अब देखो इस रिएक्शन को, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है गुड सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बोनिल कंपाउंड ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसकी रिएक्शन करानी इस फॉर्मल्डिहाइड से। देखो पहले ये रहा था फॉर्मल्डिहाइड, दिखा रहा हूं आपको। तो मैग्नीशियम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर आप जोड़ोगे, O पे लग जाएगा MgX, फिर हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, इसलिए डी प्रोडक्ट बता रहा हूं सीधा ही। लो देखो आप, इस कार्बन को जिसपे ये तो CH3 जुड़ रहा है, और इस कार्बन को आप जोड़ेंगे इस कार्बन से, ये लो। तो ये था कार्बन CH2 और O पे आता नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, इसलिए OH में बदल गया। ये कंपाउंड है आपके पास में D, ये लो। अब बढ़िया रिएक्शन, अब फिर रिएक्शन कराइए HX की या HI की, फिर देखो अब बढ़िया रिएक्शन। फिर वही लाइन कि साहब ये जब एल्कोहल HX से रिएक्शन करते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड बनते हैं, तो सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड करेंगे, ये लो। अब HX की रिएक्शन फिर दिखा रहा हूं, प्रोटोनेटेड करना, ये बाहर निकलेगा और ये कैटायन बनेगा। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये कौन सा कैटायन बन गया? प्राइमरी। अब देखो मैकेनिज्म को आगे भूलना नहीं, इधर देखिए, सबसे पहले प्रोटोनेटेड करो, ये लो, इसको बाहर निकालो, और ये बन गया था आपके पास में कैटायन, जो कि एक प्राइमरी कैटायन है जिसमें रीअरेंजमेंट होगा। मैं लिख देता हूं इसको, ये लीजिए साहब, ये आपके पास में बना हुआ है कैटायन। अब रीअरेंजमेंट 1 2 से होता है, 1 ये 1 है, 2 से। H तो है नहीं, इसलिए इस एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा, जिससे ये टर्सरी कैटायन में बदल जाएगा ऐसे। देखो इधर देखते जाओ, इस यहां से मिथाइल को हटा रहा हूं और साहब इस जगह जोड़ रहा हूं इसको, CH2, और ये जुड़ गया आपके पास में CH3, और चार्ज कहां पर आ गया? पॉजिटिव इस जगह, ठीक है। एक एक तो ये प्रोबेबिलिटी थी, एक दूसरी और होती है, मैं आपको बता देता हूं जो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, और एक एक्सपेंशन ऑफ रिंग इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये 5 मेंबर रिंग है, वो बनेगी 6। तो 1 2 एक जो रिंग एक्सपेंशन वाला फिनोमिना है उसको देखो, जब रिंग एक्सपेंशन होगी तो 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको ये 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है पहली बात, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रिंग ओपनिंग हो जाती है। तो इस रिंग को आप इस तरह से ओपन करो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस दूसरी वाली मैकेनिज्म को देखो, तो साहब ये कितने मेंबर्ड रिंग हो जाएगी आपको समझा देता हूं। देखो ये जब रिंग बॉन्ड टूटेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इधर देखो दूसरी वाली मैकेनिज्म देखिए, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और उसके जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसपे क्या लगा रहेगा? मिथाइल। इधर देखो एक मिथाइल लगा रहेगा, यहाँ पर चार्ज भी क्या आ गया? पॉजिटिव और 6 मेंबर। इसलिए ये नहीं करें, मेजर स्टेप्स किया करें। तो यदि 5 मेंबर रिंग हो और उस पर कोई कार्बन जुड़ रहा हो पॉजिटिवली चार्ज, तो आप कैटायन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 5 की बजाय किस में कन्वर्ट करो? 6 में। अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर अब क्या करना है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो आयोडीन है वो जोड़ देना, न्यूक्लियोफाइल आयोडीन बचा हुआ है उसको ऐड कर दें, इसलिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा ये रहा। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप समझा दिए, ठीक। ध्यान रखना कि 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंशन शो करती है, 4 मेंबर्ड भी रिंग एक्सपेंशन शो करती हैं, क्योंकि 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल कैटायन होता है, वही बनाओ। क्वेश्चन नंबर 30 दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 30, विच हैज हाईएस्ट इनोल कंटेंट। अब देखो होने को तो इनोल कंटेंट की बहुत सी कंडीशन है, लेकिन आप ध्यान से सुन लो,
ये जो होते हैं साइक्लिक डाइकीटोन, इनकी मेनली ये क्या है, इनोल फॉर्म में ही रहते हैं। उसका रीजन है कि यहाँ पर हाईली स्ट्रेन है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते। सही बात पूछो तो जैसे देखो इधर, ये सी ऑप्शन को देखना, और में मिलते हैं, लेकिन इसको देखो, ये सब आपके पास में साइक्लिक, यहाँ पर हाइब्रिडाइन स्टेट कैसी है, sp2 यहाँ पर कितना है, sp2 120 का एंगल होना चाहिए। तो ये हाईली स्ट्रेन की वजह से ऐसे रहता ही नहीं। तो इसमें से इनोल फॉर्म, यहाँ से एच हटा के जोड़ो, और ये मेनली किस फॉर्म में मिलता है, इनोल फॉर्म में। स्ट्रेन हाई है इसके साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए डबल, और वहां पर ये डबल को यहाँ से एच हटाओगे, वो पे लगाना। और दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है इस तरीके से, और जो स्ट्रेन थी इसके अंदर साइक्लिक डाइकीटोन में, वो कम हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट में मिलते हैं ये, सी ऑप्शन। क्वेश्चन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है 31। देखो वैसे तो मैं आपको समझा दूं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन नंबर 31 को समझा रहा हूं, कैसे पढ़ते हैं वो दिखाता हूं। देखो 3D में दे रखे हैं। रूल ये है वैसे, चाहे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो 3D, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी डॉटेड लाइन पर। तो जैसा दिखाई दे रहा है वही। तो अकॉर्डिंग टू सबसे पहले सीआईपी रूल से प्रायोरिटी देखो, ये नंबर 1, ये है था आपके पास में नंबर 2, और ये नंबर 3। नंबर 1 को देखो, 2 को देखो, कैसा लग रहा है, आइज कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ही लिखो, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का किस पे था, एच पे। लोएस्ट प्रायोरिटी का एच, जो कि डॉटेड लाइन पे आ रहा है इसका। अब यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी का, पहली बात, लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है एच, वो डॉटेड लाइन पे नहीं है। तो यहीं पे डायरेक्ट यदि रीड करते हो तो रिवर्स करके आना, ये कार्बन और ये कार्बन सेम। अब नेक्स्ट एटम को देखो, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, इसलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी हाई, एक। फिर दूसरा ये NH2 नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना हो तो पीछे, और ये 3। 1 को देखो, 2 को देखो, 3 कैसा लग रहा है आपको, एस सिनिस्टर। लिख के क्या आएंगे, आर, क्योंकि इस NH2 की वजह से, क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी का नहीं है, इसलिए रिवर्स करिए आना। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच कंपाउंड शो किस टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो देखो क्या किया है, इस पॉलीवैलेंट सल्फोनेट था ना, पॉलीवैलेंट, इसमें से इन एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है। जब एल्काइल और फिनाइल की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनको कहते हैं मेटामर्स, मेटामेरिज्म। क्वेश्चन नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ईथर है, हाइड्रोलिसिस पर 2 एल्कोहल बनेंगे जो दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देने चाहिए। अब आयोडोफॉर्म के लिए जरूरी है कि साहब जिसके अंदर कीटोफॉर्म होता है वो देते हैं, या फिर ऐसे एल्कोहल, या फिर ऐसे एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होके इस फॉर्म को दे दें। देखो इधर, जो ऑक्सीडाइज होके इस फॉर्म को दे, तो इस तरह के एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या इस तरह का। तो देखो इधर इसको देखो आप, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इधर देखें, एक तो बनेगा आपके पास में आइसोप्रोपाइल और एक इथेनॉल, दोनों दे देंगे, आंसर सी। इसके अंदर आपको पता है मीथेनॉल बनेगा, नहीं देता। इसके अंदर ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा, नहीं देगा। इसके अंदर भी मीथेनॉल बनेगा, नहीं देगा। वो कहता है दोनों देने चाहिए, बोथ गिव पॉजिटिव एलोफॉर्म टेस्ट, एडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 34। क्वेश्चन है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो ये इनकरेक्ट है, आप ध्यान से देखना। ये तो है था पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप देखो इधर, ये तो पैरा हाइड्रोक्सी और ये ऑर्थो। तो ऑर्थो में एक्चुअल में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर, ये ऑर्थो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ऐसे। अब जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ध्यान से देखो, जैसे इसको एनएन बना के, तो उनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, वोलेटाइल नेचर। तो इसलिए गलत लिखा हुआ है कि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड स्टेटमेंट सही, फर्स्ट गलत, इसलिए ऑप्शन डी। चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग या द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 किसको बिलोंग करता है। तो लेंथेनम में ध्यान रखना, डी ब्लॉक 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट। फिर ये कोई एलिमेंट है एक्स, जो क्या बना लेता है, X3, यानी XCl3, 3 वैलेंसी हो सकती हैं। एंड ये बना लेता है X2O5 पेंटॉक्साइड ही बनाता है, ठीक है। और क्या बना लेता है, CA3H2, यानी खुद की 3 वैलेंसी, फिर कैल्शियम की 2 हैं, लेकिन NCl5 नहीं बनाता। इसका मतलब है उसकी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो आप इसमें नाइट्रोजन दे दो। देखो नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, नाइट्रोजन पे N2O5 भी बनाता है, नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फाइड भी बनाता है। क्यों भाई, नाइट्रोजन क्या बना लेता है, कैल्शियम नाइट्राइड, बस ये नहीं बनाता। तो आंसर आप इसमें ये। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनकरेक्ट अबाउट ग्रुप नंबर 14। तो देखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, नीचे जाते हो डाउन द ग्रुप तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो सही लिखा हुआ है। CO2 SO2 डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक करेक्टर बढ़ते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। एसिडिक करेक्टर, इसका मतलब डिक्रीज होते हैं, सही। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, ये भी सही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो बीच में जो बॉन्ड बने रहते हैं वो वीक होते जाते हैं, इसलिए कैटिनेशन पावर कम। अगला, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, देखो इधर ध्यान से, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, तो यही एक्सेप्शन है यहाँ पर, याद रखना।
लेड की आयोनाइज एनर्जी टिन से ज्यादा होती है, यही इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन। ध्यान रखिए, फिर डिटेल में पढ़ते हो आप। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन इज इनकरेक्ट, ओजोन के रेस्पेक्ट में, ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू O2, बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन के पास में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देता है और O2 में कन्वर्ट, इसलिए पावरफुल, सही है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम O2 एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही। जब O2 से O3 बनती है तो कैसा है, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये कम स्टेबल है इसलिए हीट ज्यादा होती है। अच्छा नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज लेस देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है ना ओजोन मॉलिक्यूल के बीच में ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कहता है इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कहते होते हैं ओजोन में, पार्शियल डबल बॉन्ड, और O2 में कहते होते हैं, O2 के अंदर कहते होते हैं कंप्लीट डबल बॉन्ड, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो ओजोन की ज्यादा होगी बजाय O2 से, जो कि ये गलत लिख रखा है, ये ले कम बता रखी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज लेस, लेस नहीं दोस्तों, ज्यादा, इनकरेक्ट। और आगे लिख रखा है ओजोन कोज टिलिंग ऑफ मर्करी, टिलिंग ऑफ मर्करी समझते हो ना, जब ओजोन के कांटेक्ट में मर्करी आता है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, इस रिएक्शन को भी याद करना, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है O2, और खास बात ये मर्क्यूरस ऑक्साइड लाइक डिजोल लाइक प्रिंसिपल में मर्करी में डिजोल हो जाता है, और जब मर्करी में इम्प्योरिटी आ जाती है इसकी, तो मर्करी ग्लास पर चिपकने लग जाता है, थर्मामीटर में चिपक जाता है, मेनिस्कस लॉस्ट हो जाती है, इसी को कहते हैं टेलिंग ऑफ मर्करी, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनकरेक्ट बताना था, तो कौन सा सही है इसके अंदर, सी, ये सही स्टेटमेंट है। लिक्वेशन इज सुटेबल मेथड फॉर रिफाइनिंग, लिक्वेशन ध्यान है ना, कब काम लिया जाता है, जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटी से कम हो, तो ये एग्जांपल लर्न करके जाए, टिन के लिए, एंटीमनी, लेड, इनके लिए काम आ जाता है, बिस्मिथ वगैरह के लिए। अगला क्वेश्चन 40, देखो एक बार ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है, क्वेश्चन 40 समझा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन 40 है कि सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, 1.5 एम्पियर का करंट पास किया, जिसके अंदर सिल्वर कितनी हुई, 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुई, बस सेम कंडीशन बताओ कॉपर कितना होगा, तो आप लो ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, तो सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट 1.08 अपॉन इसका मास, ये तो मास दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट वेट है इतना, इक्वल टू उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, कितना डिपॉजिट होगा यही पूछा है, तो ये उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टर 1 है उसका, तो 31.75 तो वेट आ जाएगा आपके पास में, 2 पॉइंट आगे लगा देना, सी ऑप्शन। ये लिखा है कि कार्बन डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंस क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में, आप फॉर्मेशन की मतलब ये एलिमेंट से बनाओ, ग्रेफाइट से, किससे बनाएंगे, ग्रेफाइट से, ऑक्सीजन गैस में होती है, हाफ लेना, किस बन जाएगा, CO, तो ये होता है रिलेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा NgRT, तो डेल्टा Ng कितना है, ये तो 1 है और ये हाफ है, सॉलिड को मत लेना, इसलिए डेल्टा Ng कितना है 0.5, R से मल्टीप्लाई करो 8.314, टेम्परेचर दे रखा है 298, सोल्व कर लेना, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन के साथ, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42 को देख लें, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42। ये पूछिए साहब, आपको बतानी है बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, इस रिएक्शन की हीट निकालनी है, तो देखो इधर ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स इथेन, जब बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दे रखे हो तो रिएक्शन की हीट निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और जब डिसोसिएशन दे रखी हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यदि पॉजिटिव साइन के साथ है तो रख देता हूं वैल्यू, तो इसके अंदर एक तो डबल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड और इसमें 6 है, इसलिए वहां पर लिख देना 2, तो डबल बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है आपको, कार्बन कार्बन डबल की वो रख दो यहाँ पे, कितनी दे रखी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दे रखी है 606, रफली लिख रहा हूँ 606.68, प्लस H2 की लिख लो, H2 की कितनी दे रखी है साहब आपको, नियरली 432 लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही H2 है, ये तो रिएक्टेंट हो गए, माइनस प्रोडक्ट में क्या चीजें, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की दे रखी है 336, प्लस ये जो 6 थे ना CH बॉन्ड, उसमें से 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 किस लिख लो, 2 CH बॉन्ड की 410 के आसपास दे रखे, 410 इंटू 2, अब इसको सोल्व कर लेना, इससे आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, चेक कर लेना, ये देखो ये थोड़ा सा अंतर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू वैसे तो सही है, लेकिन ये यूनिट किसमें दे रखी है, किलो जूल, तो इसलिए आंसर डी है, इसका ध्यान रखना, किलो जूल वाला ये। क्वेश्चन नेक्स्ट
फाइंड द वर्क डन नियरली, मतलब कितना होगा गैस व्हेन 1 मोल ऑफ द गैस एक्सपेंडेड रिवर्सिबल इन आइसोथर्मल, ठीक है, प्रोसेस फ्रॉम 5 ATM टू 1 ATM एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझो, आप इस क्वेश्चन को देखो, इसको क्यों दिया गया है वो भी समझाऊंगा आपको। ऐसे पूछा है वर्क डन बाय द गैस, तो अब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपको समझाता हूं। इसके वैल्यू देखो इधर, नियरली जैसे 4 भी लिख सकते हो इसको, ये मैं लिख रहा था फॉर्मूला, ठीक है। आप साहब रिवर्सिबल में फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, और इसकी जगह आइसोथर्मल में क्या लिख सकते हो P1 अपॉन P2, ऐसे भी लिख सकते हो। वैल्यू रखते हैं साहब, माइनस लॉग को हटाओ, ln को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2.303 इंटू 1 मोल गैस है। आर की वैल्यू जूल में लिखेंगे 8.314, टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, 27 को केल्विन में कन्वर्ट कर लो 300, बेस लगाओ log 10, और यहाँ पर फाइनल प्रेशर कितना है देखो इधर ध्यान से, 5 ATM टू 1 ATM, 5 ATM से कितना है 1 ATM, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गैस क्या हुई है 5 ATM से 1 ATM एक्सपेंड हुई है गैस, गैस क्या हुई है यहाँ पर एक्सपेंशन, तो आप ये तो 1 लिखिए, आप यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या लिखिए 1। अब log 5 की वैल्यू को रफली आप याद रखा करो 0.7, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ इतनी आएगी। अब लिखने का तरीका समझाता हूँ, जब आप W लिखते हो तो आपको साइन लिखना पड़ेगा, W के साइन लिखोगे तो नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करेगा, और केवल पूछिए कि साहब वर्क डन बाई द गैस और W नहीं लिखना चाहते तो इसी को प्लस में लिखोगे मैग्नीट्यूड, और ये चीज कैलोरी में कन्वर्ट किए, इस वैल्यू को डिवाइड कर लेना 4.184 से, तो ये कैलोरी में, इसलिए आंसर क्या है इसके ऑल। अब याद रखना पिछले साल एक क्वेश्चन ऐसा ही था, जब पूछे कि वर्क डन बाय द गैस और केवल W नहीं लिखते हैं तो उसकी वैल्यू लिखनी है आपको मैग्नीट्यूड, और जब W के साइन लिखनी है तो IUPAC कन्वेंशन साइन लगाना है एक्सपेंशन का नेगेटिव, ठीक। अगला क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 44। 44 है एल्यूमिनियम सल्फेट इज 90% डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, फाइंड वांटा फैक्टर आई। अच्छा वांटा फैक्टर होता है आई, क्या होता है y इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, ठीक है। एल्फा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है साहब 90% का मतलब 0.9। अब इसमें n चेक करना है, तो इधर देखो ये लिखते हो आप एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की 2, तो जब ये 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 5 मोल पार्टिकल बनेंगे, n की जगह क्या लिखोगे 5, इसमें 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 36 प्लस 1 कर दीजिए, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 4.6। तो ध्यान रखने की बात थी, इसके अंदर n कितना आएगा, 1 मोल कितने पार्टिकल देगा 5, 5 लिखना है। एल्फा दे रखा है 90% का मतलब 0.9, आंसर बी। आगे लिख रखा है विच टाइप डिफेक्ट प्रेजेंट इन AGBR, तो आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट भी है, सॉलिड स्टेट से शॉर्ट की डिफेक्ट भी मिलते हैं, फ्रैंकल दोनों मिलते हैं, आंसर लिखना सी, ठीक है। तो ये आपके पास में पेपर था साहब, मॉक टेस्ट नंबर 14। अब एक बार ये इसकी की है, मैं आगे इसको की दिखाता हूँ, और एक बार आपको इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, जिससे क्या है कि आप इसको करें। इसकी की रही, मैंने पहले डिस्कस कर दी है, इसकी पूरी की रही, ठीक है। लो साहब ये इस 14 की, और पेपर को एक सही तरीके से मैं एक बार आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। दो लो देखो, पेपर को मैं अपलोड करता हूँ, ध्यान से देखो यहीं से, क्वेश्चन फर्स्ट से ही कर रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट, इन सबको हटा देता हूँ, एक्चुअल पेपर आपके पास आना चाहिए, ये एक्चुअल पेपर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देख लो, ठीक है, सब हटा दिए मैंने, ठीक। क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड, एक्चुअल फॉर्म में देखो पेपर को लो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 बैकेलाइट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। प्योर फॉर्म में आप देखो, अपने क्वेश्चन को करें खुद और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन 5 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT की बुक से लिया गया है, इनको याद करें। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, 10 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नेक्स्ट डाल रहा हूँ, क्वेश्चन 10 के बाद 11 देखो, सारे क्वेश्चनों को साफ करके दिखा रहा हूँ, देख लो क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 21 बढ़िया क्वेश्चन, प्योर डिटेल से लिया गया है, बढ़िया डेटा, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आगे और देखो। क्वेश्चन 23, 24, 25 देखो, 26 बियर्स एजेंट वाला। क्वेश्चन 27 देखिए, क्वेश्चन 28, ट्वेंटी एट 29, 30 देखो, 33 अपने आप करें इनको, 34, 35, 36 देखिए, एक एक लाइन को बहुत ढंग से पढ़ें, फिर अपने आंसर निकालें। और दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखिए इसके फाइनल। 38, 39, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके पास में देखो, ये फाइनल हो गया। लो साहब, की आपको मैंने इसकी डाल दी। अब आप इसको एक बार सॉल्व करें खुद, उसके बाद की से मैच करें कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको देखें, ठीक है। की इसकी डली हुई है आपके पास में। फिर अगली क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करूंगा। आपको बताया था ना मैंने, टोटल 20 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। बढ़िया तरह से प्रिपेयर करें, जिससे क्या है कि जो नीट का एक्चुअल एग्जाम होगा आपका मई के फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ कि इनको यदि ढंग से कर लेंगे तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो और दोस्तों को पहुंचाना करो। ओके बाय।